दोस्तों, जिन लोग का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है वो लोग इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख के अपने एग्जाम को देने जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 जून थर्ड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे 40 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेन के साथ यहाँ पे बताए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था 6 जून को थर्ड शिफ्ट में कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है जूल। ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक हैं जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे कि वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का यानी कि एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन है। कार्य या ऊर्जा का तो वो है न्यूटन इंटू मीटर यानी कि जूल। और यहाँ पे संवेग का एसआई मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 1911 में रद्द कर दिया गया था। किसके द्वारा रद्द किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसको रद्द किया था। अब यहाँ देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 को हुआ था। यहाँ देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया था। अगर पूछा जाए इसका विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था। रद्द किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग। कब हुआ था रद्द? 1911 में। तो इसका आंसर होगा 1911। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी में कि प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। यहाँ देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव यानी कि दूसरे प्रधान सचिव कौन है, ये क्वेश्चन आया था। तो इनके पास ऑलरेडी एक प्रधान सचिव हैं जिनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रमोद कुमार मिश्रा। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि दूसरे प्रधान सचिव कौन हैं, तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी में आया था, पालीगढ़ का विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो इसका आंसर होगा मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। पालीगढ़ का विद्रोह जिसे बोला जाता है पोलियाकर विद्रोह, तो ये हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में। अब यहाँ देखिए किस क्षेत्र में हुआ था, तो जो होता है तमिलनाडु के त्रिनेलवेली, डिंडीगुल और यहाँ पे मालाबार क्षेत्र में 1799 से लेकर के 1805 के बीच में हुआ था पालीगढ़ का विद्रोह। हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि इसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली और यहाँ पे पालीगढ़ों के अधिकारों का हनन करना। इसीलिए यहाँ पे पालीगढ़ का विद्रोह हुआ था। किस प्रेसिडेंसी में? मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आया था आपके आरआरबी एनटीपीसी में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, अगर पूछा जाए पुरानी यानी कि ओल्ड एलुवियल सॉइल, तो इसको बोलते हैं बांगर। अगर यहाँ पे आ गया कि नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा खादर। खादर। नहीं पूछेगा खादर, पुरानी पूछेगा तो इसका आंसर होगा बांगर। अब यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि आप उस शॉर्टकट की का नाम बताइए जिसकी सहायता से अगर आप किसी फाइल को, डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हो तो वो बिना रिसाइकल बिन में जाए ही अस्थायी रूप से यानी कि परमानेंट डिलीट हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप शिफ्ट के साथ अगर यहाँ पे डिलीट दबाते हैं तो वो फाइल, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप केवल डिलीट बटन दबाएंगे
तो वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, लेकिन रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि आया था कि झारखंड में कौन कौन सा अभ्यारण्य है, तो मैं आप लोग को यहाँ पूरा लिस्ट बता रहा हूँ कि झारखंड का सेंचुरीज। तो यहाँ पे झारखंड के कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जैसे कि आपका हो गया बेतला हो गया, दलमा हो गया, हजारीबाग हो गया, गौतम हो गया, लावालौंग हो गया और यहाँ पे पलामू। तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, जिसका आंसर था पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आया था कि अभिधम पिटक में कौन सा अध्ययन शामिल है। सभी लोग ध्यान सुनिए, यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन कि कौन सा अध्ययन यानी कि अभिधम पिटक में कौन सा स्टडी शामिल है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से विस्तार करता हूँ कि अभिधम पिटक मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांत से रिलेटेड है। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है कि अभिधम पिटक किससे रिलेटेड है, तो अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांत से रिलेटेड है, जिसमें कि आपका दर्शन हो गया, ठीक, मनोविज्ञान और यहाँ पे तत्व मीमांसा का अध्ययन शामिल है। तत्व मीमांसा का अध्ययन शामिल है। तो आपके ऑप्शन में जो भी यहाँ दिया रहेगा स्टडी के बारे में, तो अभिधम पिटक में ये सारी यहाँ पे स्टडी आती हैं, दर्शन, मनोविज्ञान और यहाँ पे तत्व मीमांसा। अब यहाँ पे यह बौद्ध धर्म के सुत्त पिटक में दिए गए उपदेशों की व्याख्या करता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप एसिड का सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो किस फॉर्म में रूपांतरण होगा, और इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया बोला जाता है, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, जब आप एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो इसमें आपका क्या क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट और यहाँ पे पानी बनता है। सोडियम एसीटेट और यहाँ पे पानी बनता है। यानी कि इससे आपको पता चलता है कि आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में रिएक्शन और यहाँ पे अभिक्रिया यानी कि कौन सी अभिक्रिया बोला जाएगा, इन सभी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है। भारत का पहला, यहाँ को ध्यान देना है, यात्री ड्रोन। तो भारत का पहला यात्री ड्रोन है वो है वरुण। अब यहाँ देखिए, वरुण से रिलेटेड क्वेश्चन। वरुण ड्रोन को एक स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और यहाँ पे विकसित किया गया है। अगर पूछा जाए कि वरुण ड्रोन में मैक्सिमम या फिर मिनिमम कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो वरुण ड्रोन में कम से कम एक व्यक्ति बैठ सकते हैं। और यहाँ पूछा जाए कि वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर कितनी किलोमीटर दूरी जा सकता है, तो 25 किलोमीटर दूरी तक जा सकता है। और यहाँ देखिए, इस ड्रोन में 130 किलो यानी कि कितना दूरी, 25 किलोमीटर, और कितना इसका कैपेसिटी है वेट का, तो 130 किलो तक सामान या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता है। यह जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ेगा तथा इसकी समय सीमा 25 से 33 मिनट का है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 6 जून को कि भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है, तो वो है वरुण। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सरकार के द्वारा। एक बार फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन को कि केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ देखिए, जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि कोन्यांक जनजाति किस राज्य में पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि बुक लवर किसने लिखा था, तो एमिली हेनरी ने। एमिली हेनरी ने। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि एक होर, यहाँ देखिए, एक होर अश्वत्थामा के लिए डोगरी भाषा का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो उनका नाम है चमन अरोड़ा को दिया गया था 2024 का। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, कार्यशील युवा का सामान्यतः एज ग्रुप क्या होता है। देखिए,
अगर पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन के अनुसार यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवा का जो भी होता है कार्य यानी कि एज ग्रुप, तो वो होता है 15 से लेकर के 24 वर्ष। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि कार्यशील युवा यानी कि वर्किंग यूथ का सामान्यतः एज क्या होता है, तो उसका आंसर होगा 15 से लेकर के 64 वर्ष। लेकिन मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में आए WHO के द्वारा किशोरावस्था का एज कितना है, तो 10 से लेकर के 19 साल, 10 से लेकर के 19 साल। उत्तरापथ मार्ग किसको जोड़ता है, तो इसके बारे में बढ़िया से देख लीजिए कि उत्तरापथ मार्ग को प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग माना जाता है। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों को पंजाब और तक्षशिला जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ता है। और यहाँ देखिए यह मार्ग एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से भी जोड़ता है। तो जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या फिर निवास करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अंडर द आर्टिकल 19(1)(e) अनुच्छेद 19 के 1(e) भाग में यह चीज़ दिया गया है कि आप इंडिया के किसी भी हिस्से में किसी भी कोने में जाकर के बसने या फिर निवास करने की अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में अंडर द आर्टिकल 19(1)(e). अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार करता है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 32। अगर यहाँ पूछा जाए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के स्थान पे यहाँ पूछा जाए हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, तो यहाँ पे हाई कोर्ट रिट जारी करता है अंडर द आर्टिकल 226। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत की कृषि में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो इसका आंसर होगा भूजल कुओं का। ठीक, क्योंकि यह टोटल इरिगेशन का 67% है। अगर वहीं बात करें नहर के बारे में तो इसका जो भी स्थान दिया गया है वो है 26%। तो भारत में कृषि के लिए सिंचाई में भूजल कुओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि यह कुल सिंचाई का 67% पार्ट है। इसके बाद आता है नहर सिंचाई का स्थान जो कि देश की लगभग 26 भूमि की सिंचाई करता है। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट का मैदान कैसा है, तो इसमें आपका आंसर होगा जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था वो है माउंटेन और यहाँ पे कोस्टल प्लेन, यानी कि पूर्वी घाट क्षेत्र में पहाड़ों और यहाँ पे विस्तृत तटीय मैदानों दोनों की विशेषता है। तटीय मैदानों दोनों की विशेषता बताता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी रिटन बाई, तो इसको किसने लिखा था, आर बालू जी ने लिखा था, आर बालू जी ने लिखा था। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा किस आयु के वर्ग पुरुष बेरोजगार हैं 2025 के अनुसार, विच एज ग्रुप ऑफ मेन आर मोस्ट अनएम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू दी 2025, तो इसका आंसर होगा 15 एज से लेकर के 29 एज तक। ठीक, और इसका परसेंटेज है 13.8%। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। यहाँ ध्यान देना है आपको, पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था और किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा निकाय को वैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। अब यहाँ देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है, मानव अधिकारों को यानी कि ह्यूमन राइट को बढ़ावा देना। ठीक, ह्यूमन के राइट को यानी कि मानव के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। इस आयोग में एक होता है अध्यक्ष और यहाँ पे होते हैं 5 पूर्णकालिक सदस्य और यहाँ पे होते हैं 7
डीम्ड सदस्य? तो इसका आंसर होगा 5। पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं? 5 हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो Ctrl+S होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आया था, भील विद्रोह कब हुआ था? तो भील विद्रोह कई बार हुआ था। भील विद्रोह कई बार हुआ था, लेकिन सबसे प्रमुख भील विद्रोह हुआ था 1818 में, और यह जो है सबसे बड़ा विद्रोह था। यहाँ देखिए, भील विद्रोह 1913 में भी हुआ था। अब यहाँ देखिए, 1818 का जो भील विद्रोह हुआ था तो किस शासन के खिलाफ हुआ था? देखिए, 1818 का भील विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भीलों द्वारा किया गया था, जो कि अंग्रेजों द्वारा उनके पारंपरिक वन अधिकारों से वंचित किए जाने और शोषण के कारण थे। ठीक, यहाँ देखिए, 1881 में मेवाड़ राज्य के भीलों ने अंग्रेजों और मेवाड़ राज्य के खिलाफ भी विद्रोह किया गया था, जो कि 19वीं सदी का सबसे भीषण भील विद्रोह था। 1913 में मानगढ़ हिल पर भी भील विद्रोह हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना द्वारा 1500 से अधिक भीलों का नरसंहार किया गया था। तो ये आपका हो गया पूरा एक्सप्लेन भील विद्रोह। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार राजा को आदि वराह की उपाधि दिया गया था? तो उस राजा का नाम क्या है? मिहिरभोज। मिहिरभोज, जो कि विष्णु भगवान के भक्त थे। अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।